गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की प्रक्रिया है। इसका जो आविष्कार है वो 1975 में सीजर मिल्स्टिन और जोसेफ जेएफ कॉलर द्वारा किया गया था। इन्हें इनके काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। माउस में या किसी भी स्तनधारी में के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है, पहले एक माउस को जो इंटरेस्ट की हमारी एंटीबॉडी है या एंटीजन उसमें इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने से इसकी जो प्लाज्मा कोशिका होती हैं उनकी द्वारा बी कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के बहुत अधिक मात्रा में बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है। इन बी कोशिकाओं का संलयन जो माइलोमा कोशिका है या कैंसर कोशिका हैं जिनका लाइफ टाइम बहुत अधिक होता है उनके साथ फ्यूज़ करा के एक हाइब्रिड प्रकार की कोशिका प्राप्त किया जाता है। अब ये हाइब्रिड कोशिकाएं जो हैं इनको कल्चर किया जाता है HAT मीडियम में, और कल्चर करने के पश्चात इनके द्वारा जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है उनको सेपरेट आउट करके हम इन एंटीबॉडी का यूज़ में लेते हैं, क्योंकि अब हमें जो प्राप्त हुई है एंटीबॉडी वो मोनोक्लोन है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी बड़ी संख्या में समान एंटीबॉडी जो एक ही एंटीबॉडी के लिए काम करती हो या एक ही एंटीजन के विपरीत काम करती हो, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हो, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाती है। के उत्पादन के लिए एक विधि है। यह प्रक्रिया एक एंटीजन के साथ जो कि एक एंटीजन जो भी हमें चाहिए, जिसका एंटीबॉडी चाहिए, उस एंटीजन को माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उससे प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू एंटीजन उसको प्रोवाइड कराते हैं माउस को। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। हम ऐसा हाइब्रिडोमा टेक्निक का जो उद्भव है वो क्यों हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता थी। तो क्या होता है, हम ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रिमिटिव जो जानकारी है उसको प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम हाइब्रिडोमा टेक्निक को समझ सकें। किसी भी एंटीजन के बॉडी में प्रवेश करने के पश्चात, क्योंकि जो एंटीजन होता है उसमें कुछ क्षेत्र होते हैं जिनको कि एपिटॉप कहते हैं। इन एपिटॉप से एंटी बी कोशिकाओं के द्वारा या किसी भी अन्य कोशिकाओं के द्वारा जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है वो इन एपिटॉप से आकर जुड़ता है। तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो प्लाज्मा कोशिका की जो ये बी सेल्स होती है उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। इन बी कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की ये बी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि विभिन्न प्रकार के एपिटॉप से जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी का ही प्रोडक्शन किया जाए, या हम ऐसे पदार्थों को या ऐसे एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने में सक्षम हो सके। इसके लिए एंटीजन इस प्रकार का उपयोग में लिया गया जिसके कि एक ही एपिटॉप हो। इसके थ्रू बीटा कोशिकाओं को स्टिमुलेट किया गया। इनके एक्टिवेट होने से इन्होंने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, और ये जो एंटीबॉडी थी वो उससे एपिटॉप से आकर, क्योंकि वहाँ पर एक ही एपिटॉप है इसलिए वहाँ पर आके अटैच हो गई। तो अब हम चाहते हैं कि ये इतने प्रकार के एंटीबॉडी ना फॉर्म होके केवल एक ही प्रकार की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे वो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। हाइब्रिडोमा टेक्निक के द्वारा हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। अब
समस्या क्या है उसको समझ के कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी थी कि हमको एक हाइब्रिडोमा सेल बनाने की आवश्यकता पड़ी। बी कोशिका जो कि प्लाज्मा कोशिका है हमारे ब्लड में, WBC, इन बी कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जब हमने इसको कल्चर मीडिया में रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। ये तब तक ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी जब तक इसको एंटीजन प्रोवाइड कराएंगे, उसी क्वांटिटी में ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। लेकिन कल्चर मीडियम में हम इसको लंबे समय तक नहीं रख सकते। दूसरी कोशिका जो कि अन्य कोशिका हमारे शरीर में होती हैं, बी कोशिका में ही कैंसरस कोशिकाएं जो कि बार बार विभाजित होती रहती हैं, वो नॉन मोटाइल होती हैं, अमर होती, जिसको कहते हैं मृत्यु नहीं होती उनकी। उन्हीं की कोशिका माइलोमा सेल्स होती हैं जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो जीवित रहे लंबे समय तक। इन दोनों कोशिकाओं की जब प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाएगी तो हमें ये दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कल्चर कर सकते हैं। बी कोशिका का एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी आवश्यक है और इसका लंबे समय तक जीवित रहना भी आवश्यक है। इस वजह से ये टेक्निक की आवश्यकता हुई कि हम इन दोनों कोशिकाओं को फ्यूज़ करा दें और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो सके। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक एंटीजन, एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार का एंटीजन होगा तो एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा और वो जो क्लोन बी सेल्स होंगी वो समान प्रकार के ही बी सेल्स का फॉर्मेशन करने के लिए स्टिमुलेट होगी। तो माउस में सबसे पहले उसको स्टिमुलेट किया जाता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। जैसे ही उसमें एक निश्चित अनुपात में एंटीजन का प्रवेश करा दिया जाता है, ये 72 आवर्स का में किया जाता है और उसके बाद उसको ऑटोप्सी करके उसका स्प्लिन निकाल लिया जाता है और स्प्लिन में से भी बी जो कोशिकाएं हैं उनको सेंट्रीफ्यूज करके और सेपरेट करके धो के साफ करके अलग सेपरेट कर लिया जाता है। माइलोमा कोशिकाएं जो होती हैं उनको भी सेपरेट करके उनको कल्चर किया जाता है। देन दोनों कोशिकाओं को संलयित कर दिया जाता है और फिर सेल लाइनों का पृथक्करण किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो कोशिकाएं संलयित हुई कि नहीं हुई ये जानना बहुत ज़रूरी है। संलयित कोशिकाओं को ही हम पृथक करेंगे और उन्हीं की स्क्रीनिंग करके आगे सेल लाइन में लेके जाएंगे, मतलब उनको कल्चर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन विट्रो और इन विवो उनको चेक करने के बाद उनका मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा, उनको कल्चर मीडियम में रख के उनका गुणज कराया जाएगा। उसके बाद उनके द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोडक्ट की जाएगी उनको स्टोर करके रखा जाएगा और विभिन्न कामों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप, एक एंटीजन को स्टिमुलेट किया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू और उससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। थोड़े दिनों में या थोड़े टाइम इंटरवल के पश्चात उसको एंटीजन दिया जाता है ताकि हमें काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी प्राप्त होए। अब इसका जो ऑटोप्सी करके इसका स्प्लिन निकाल लिया जाता है और स्प्लिन निकालने के पश्चात उसमें से ये बी सेल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। बी सेल को सेपरेट करके इसको माइलोमा कोशिकाओं के साथ फ्यूज़ करा दिया जाता है। इसको इलेक्ट्रोफ्यूज़न का उपयोग किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोफ्यूज़न बी सेल और माइलोमा कोशिकाओं को एक विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग के साथ संरेखित किया जाता है और ताकि वो फ्यूज़ हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए। वैकल्पिक रूप से बी कोशिका और माइलोमा कोशिकाओं को रासायनिक प्रोटोकॉल द्वारा फ्यूज़ करने के लिए बनाया जा सकता है। सबसे अधिक बार यहाँ पर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है इनको फ्यूज़ कराने में। माइलोमा कोशिकाओं को पहले से ही ये सुनिश्चित करने के लिए चुना जाता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम माइलोमा कोशिका जो ले रहे हैं उसको पहले चेक कर लिया जाता है कि वो कहीं स्वयं तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं कर रही, दूसरा उसमें SGPT-PRT तो नहीं है और इस जीन की उसमें कमी होनी चाहिए जिससे वो HGE माध्यम के प्रति संवेदनशील हो। जब 10 से 14 दिन हो जाए तो इन कोशिकाओं को HET माध्यम में रखा जाता है। HET मतलब हाइपोक्सेथिन एमिनोप्टेरिन थाइमिडीन माध्यम।
अब इस माध्यम में क्यों रखा जाता है? इस माध्यम में रखने पर हम जान सकते हैं HET सिलेक्शन मीडियम कि जो हम जिस लाइन को या जिस कल्चर मीडियम को हम फॉलो कर रहे हैं वो फ्यूज्ड सेल है या नहीं है, उसमें बी सेल और माइलोमा कोशिकाएं संकरित फ्यूज्ड हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर इस माध्यम में रखते हैं तो जो अनफ्यूज्ड बीटा सेल है और अनफ्यूज्ड जो माइलोमा सेल्स हैं वो डाइड हो जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अमीनोप्टेरिन न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के लिए अनुमति देने वाले मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, इसलिए अप्रयुक्त माइलोमा कोशिका मर जाती हैं क्योंकि वो डे नोवा या साल्वेज पाथवे द्वारा न्यूक्लियोटाइड का उत्पादन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इस जीन की कमी है। अगर एक सिंपल माइलोमा कोशिका है या बी कोशिका है तो वो आगे फर्दर अगर फ्यूज़न वाली सेल नहीं है तो वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका डे नोवो व सॉल्वेज पाथवे द्वारा वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसका कारण ये है कि उसमें HGPRT की कमी है। ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है जिसमें कि ये एक अनफ्यूज्ड बीटा सेल है और ये अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल है। इसमें HGPRT एब्सेंट है, नहीं है इसमें। और इसमें जब डी नोवा पाथवे या साल्वेज पाथवे में जब ले जाया जाता है तो ये नष्ट हो जाती है, इसी तरह से ये भी नष्ट हो जाती है। लेकिन जो फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल हैं वो साल्वेज पाथवे के द्वारा आगे फर्दर गमन करती हैं, उनमें डिवाइडेशन होकर उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। In hybridoma cell, HGPRT genes come from B cell partner, so cell survive in HET medium। जब उनको HET medium में रखते हैं तो ये फ्यूज वाली सेल ही केवल आगे सर्वाइव करेगी, ये दोनों सर्वाइव नहीं करेंगी। अप्रयुक्त माइलोमा कोशिकाओं को, अब जो माइलोमा कोशिका हैं जो कि फ्यूज नहीं हुई है उनको हटाना बहुत आवश्यक है। और जबकि बी सेल जो होती है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका जीवन काल छोटा होता है, वो अपने आप ही हट जाती है। इस तरह से केवल बी सेल माइलोमा संकर कोशिकाएं होती वही जीवित होती हैं और इन दोनों के अंदर दोनों प्रकार के गुण आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊष्मायन माध्यम को तब तक इस हद तक मल्टीवेल प्लेट्स में पतला किया जाता है कि प्रत्येक वेल में केवल एक सेल हो। चूँकि एक बी सेल द्वारा एक जो वेल है पे एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। ये वेल होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के छिद्र होते हैं जिनको वेल कहा जाता है और इनके अंदर ही वो एंटीबॉडी को हम स्टोर करके रखते हैं। स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक इंसर्शन यूजिंग एलाइजा, यहाँ पर तो हम स्क्रीनिंग करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं, इसलिए उसी के एपिटॉप के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसी प्रकार के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं। अगला चरण एक तेजी से प्राथमिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है जो केवल उन हाइब्रिडोमा की पहचान और चयन करता है जो उपयुक्त विशिष्टता के एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। पहले इस्तेमाल की जाने वाली स्क्रीनिंग तकनीकी को एलाइजा कहा जाता था। अब हाइब्रिडोमा संस्कृति या हाइब्रिडोमा कल्चर पर तैरने वाले द्वितीयक एंजाइम लेवल संयुग्मन व क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तब ऊष्मायन किए जाते हैं और रंगीन उत्पाद का गठन कर एक पॉजिटिव हाइब्रिडोमा इंगित करते हैं। वैकल्पिक रूप से इम्यूनोसाइटोकेमिकल वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो प्रेरेजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक स्क्रीनिंग का भी उपयोग करते हैं। और अभी तक क्या है, इम्यूनो प्रेरेजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री उन क्लोनिंग, स्क्रीनिंग या रैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है जो एंटीजन प्रोटीन के मूल रूपों से बांधता है। ये कुछ टेक्निक है जिससे पता लग सकते हैं, जैसे कि एलाइजा होता है, RIA होता है, जिससे पता लग सकता है कि हमको जो एंटीबॉडी चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं है, ये जो कोशिकाएं हैं वो हाइब्रिड हुई हैं या नहीं हुई। बी सेल जो वांछित एंटीबॉडी का उत्पादन करता है उसे कई समान डॉटर क्लोन बनाने के लिए क्लोन किया जाता है। इस कदम के लिए
पूरक मीडिया जिसमें इंटरल्यूकॉन 6 आवश्यक है। हाइब्रिडोमा कॉलोनी स्थापित हो जाने के बाद अगर जब दोनों सेल्स में फ्यूज़न हो गया, हाइब्रिडोमा कॉलोनी पूरी अच्छी तरह बन गई है, तब क्या किया जाता है कि उन कॉलोनी को RPMI 1640, ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक या भ्रूण जो एक कल्चर मीडियम होता है उसमें इसको कल्चर किया जाता है ताकि इनकी मात्रा लगातार बढ़ती रहे। बहुत हमें आवश्यक भी होता है ये। मल्टीवेल प्लेटलेट्स का इस्तेमाल शुरू से हाइब्रिडोमा को विकसित करने के लिए किया जाता है और चयन के बाद बड़े टिश्यू कल्चर फ्लास्क में बदल दी जाते हैं। मतलब छोटे छोटे जब हम उनको स्टार्ट करते हैं तब छोटे उसमें लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमको कल्चर किया जाता है तो बड़े बड़े फ्लास्क का उपयोग करते हैं। ये हाइब्रिडोमा के लिए बनाया जाता है और बाद में क्रायो प्रिजर्वेशन या सुपरनेटेड के लिए पर्याप्त कोशिकाएं प्रदान करता है। ये है फ्यूज्ड हाइब्रिडोमा सेल, तीनों फ्यूज्ड हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इन सभी में, और इनमें से क्या होता है, हमें चाहिए कोई एक अपने इंटरेस्ट की, माना ये हमारे इंटरेस्ट की है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सेलेक्टेड अगेंस्ट द डिज़ायर एंटीजन, हमने ये सेलेक्ट किया हमारे एंटीजन के प्रति, यही एंटीबॉडी काम में आएगी। तो इसको हम करते हैं एलाइजा व RI के द्वारा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस प्रकार की है, और इसको टेस्ट करने के पश्चात इस हाइब्रिडोमा सेल को इन विवो प्रोडक्शन किया जाता है, इन विट्रो किया जाता है, जिससे इसको माइस की पेरिटोनियम में इंसर्ट किया जाता है। और दूसरा चेक करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किस प्रकार की है, अलग टेस्ट के द्वारा इन विट्रो किया जाता है। और जब हमें पता चल जाता है हमारे इंटरेस्ट की, तो हाइब्रिडो इस सेल को सेलेक्ट करके फर्दर प्रोडक्शन के लिए डाल दिया जाता है, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। कल्चर मीडियम में जो शुद्ध इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो प्रतिक्रियात्मक विशिष्टता और क्रॉस प्रतिक्रियात्मक के संदर्भ में एक संभावित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन करता है और हाइब्रिडोमा का आगे का विश्लेषण करता है कि किस प्रकार से हमें करना है। इस चित्र में हम ओवरऑल समझ सकते हैं कि इसको हमने एक एंटीजन दिया है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के एपिटॉप्स हैं। जब हम इसका प्लाज्मा सेपरेट करते हैं तो इसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एक ही टेस्ट ट्यूब में हमारे पास आ गई है, लेकिन जब हम इसका स्प्लीन आइसोलेट करते हैं तो आइसोलेशन में ये प्लाज्मा सेल आती है और इसको जब माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ कराया जाता है तो ये हमारे पास हाइब्रिडोमा कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। इनको कल्चर किया जाता है और अलग अलग कल्चर को अलग अलग उसमें सेपरेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इससे विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन हुआ है। यहाँ केवल एक ही में इसको कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इसको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। थैंक यू।